हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। हमारा जो ये पूरा चैप्टर रहेगा वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ से किस टॉपिक से किस लाइन से जो है वो नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर का नीट में वेटेज कितना है, यानी लगभग कितने क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से आ रहे हैं नीट में प्रीवियस ईयर्स में। तो देखिए, सबसे पहले नीट 2013 जो कर्नाटका स्टेट के लिए वहां थे 4 क्वेश्चन थे। फिर जो नीट 2013 नेशनल लेवल का वहां पे भी 4, 2014 में भी 4, 2015 जो एग्जाम कैंसिल हुआ था वहां पे भी 4 क्वेश्चन, 2015 में 3, 2016 के फेज 2 में 4, फेज 1 में भी 4, 2017 में 3, 2018 में 2, 2019 जो उड़ीसा स्टेट के लिए होता वहां पर 3 और 2019 जो नेशनल के लिए था वहां पे 1 और 2020 जो हुआ था उसमें आपके 3 क्वेश्चंस आए हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि एक ही बार जो यहाँ से केवल 1 क्वेश्चन है, बाकी 2, 3, 4 क्वेश्चन तक आए हैं। तो 2 से लेकर 4 क्वेश्चन के बीच में यहाँ से आ सकते हैं। ओके, तो यानी काफी अच्छा वेटेज इस चैप्टर का हो सकता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स को। तो यहाँ पर देखिए, हम जो मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे प्लांट्स के। जैसे हम पढ़ेंगे पहले रूट, फिर स्टेम के बारे में, फिर लीफ के बारे में, फिर इन्फ्लोरेसेंस, फिर फ्लावर, फिर सीड। तो ये सब कुछ जो स्ट्रक्चर वगैरह है इनके बारे में जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ से जो वो नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वहां पे हम रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के टॉपिक से आपका नीट 2015 में, 17 में, 18 में और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुके हैं आज के लेक्चर से। तो यानी आज का जो स्टार्टिंग का लेक्चर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, रूट का पोर्शन। ओके, तो देख लेते हैं एनसीईआरटी में स्टार्टिंग के पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन वगैरह में क्या लिखा गया है। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। यानी ये कहते हैं कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, ओके, जैसे आपका यहाँ पर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स में आपका आ जाता है एंजियोस्पर्म। तो ये कह रहा है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म, वहां पर हमें बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, यानी रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड, फ्रूट। ये अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं जो कभी भी हमें जो है अचंभित करने से पीछे नहीं रहते हैं। मतलब देखते हैं तो अलग टाइप का, जैसे फ्लावर वगैरह हम देखते हैं अलग अलग कलर का तो हम अट्रैक्ट होते ही है ना, इसी तरह से। Even though the angiosperm shows such a large diversity in external structure और morphology। तो आप मोर्फोलॉजी का मतलब होता है, मोर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, लॉजी का मतलब क्या होता है स्टडी। तो यहां पर मोर्फोलॉजी का क्या मतलब हो गया, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करें, किसकी? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी करेंगे। तो मोर्फोलॉजी आपको वर्ड समझ में आ गया। मोर्फो का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, जैसे बायोलॉजी, तो बायो से रिलेटेड जो स्टडी करती है बायोलॉजी। इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम से स्टडी रिलेटेड करती है इकोलॉजी। तो ये लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो यहाँ पर मोर्फोलॉजी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी कर रहे हैं, और ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किसके हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स के। They all are characterized by the presence of root, stem, leaves, flowers and fruit। तो यहाँ पे जितने भी जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स है हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है? रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स देखने को मिल जाते हैं। यही हमारे लेक्चर आएंगे। पहले हम रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे फर्स्ट लेक्चर में, फिर स्टेम के बारे में, फिर लीव्स के बारे में, फिर फ्लावर्स के बारे में, फिर फ्रूट्स के बारे में। इस तरह से भी ये पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ओके, आगे लिखा इन्होंने चैप्टर 2 एंड 3 वी टॉक्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम चैप्टर था 2nd और 3rd, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आई बटन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां पर हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी कि हमने कैसे जो प्लांट्स को अलग अलग जो है वो क्लासिफाई किया है और कैसे उनको डिवाइड किया है, क्या क्या वहां पे स्ट्रक्चर वगैरह है। तो उन सब के बारे में हमने जो 2nd 3rd चैप्टर के बारे में बात की थी वही बता रहा है। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन and at understanding any higher plants or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms and standard definition। यानी जब भी हम किसी प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं
तो उससे पहले हम उस प्लांट्स के बारे में जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जिसकी वजह से वो जाना जाता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो उसके डेफिनेट स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, जैसे रूट का नाम ले लो तो आपको पता होना चाहिए ना रूट क्या होती है, स्टेम क्या होती है, लीफ क्या होती है, फ्रूट क्या होता है, फ्लावर क्या होता है। तो जैसे उसके जो डेफिनेट स्ट्रक्चर जो है वो भी डिफाइन होने चाहिए। We also need to know about the possible variation in different parts found as adaptation of the plants to their environmental. Example, adaptation to various habitat for protection, climbing, storage, etc. देखिए डेफिनेट स्ट्रक्चर तो हमें पता ही होना चाहिए कि हाँ रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, सीड होता है। बट इसके अलावा जब एनवायरमेंटल कंडीशन अलग अलग होती है तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के अडेप्टेशन मिलते हैं, अलग अलग टाइप का वहाँ पर चेंज मिलता है, वेरिएशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक फ्लावर का ही अगर ले लो तो फ्लावर के अंदर भी हमें अलग अलग कलर देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग शेप देखने को मिल जाते हैं, साइज देखने को मिल जाता है। तो एक फ्लावर जो होता है वो भी हमें अलग अलग टाइप का देखने को मिल जाता है। अगर हम एक एग्जांपल दें रोज फ्लावर की, तो रोज में भी हमें अलग अलग कलर देखने को मिल जाता है। व्हाइट रोज भी मिल जाता है, रेड रोज भी मिल जाता है, ब्लैक भी मिल जाता है, येलो भी मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग वेरिएशन भी आते हैं। वेरिएशन कब आते हैं, जब किसी एनवायरमेंट को अडेप्ट करना हो। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वेरिएशन आते हैं। ओके, कैसे जो स्टेम भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्या टेंड्रिल्स होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए कौन से थॉर्न्स वगैरह क्या क्या यूज होता है, तो उसके बारे में भी जो है वो अलग अलग चीजें होती है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, इफ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी आपको ये 3 पार्ट्स तो लगभग हर एक प्लांट के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी वीड निकालते हो गार्डन वगैरह के अंदर, जो वीड लग जाती है, जो अननेसेसरी प्लांट्स होता है जिसको आपने लगाया नहीं है बट वो अननेसेसरी लग चुका है वहां पर, उसको बोलते हैं वीड। तो अगर आप एक सिंपल सा वीड प्लांट भी निकालोगे वहां पे भी आपको रूट, स्टेम, लीफ मिल जाएगी। दे मे बी बियरिंग फ्लावर और फ्रूट्स। हो सकता है कि उस जो वीड है उसके ऊपर आपको फ्लावर या फिर फ्रूट भी देखने को मिल जाए। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम while the portion above the ground from the shoot system. तो एक प्लांट के अंदर 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम एंड सेकंड होता है शूट सिस्टम। जो कि ग्राउंड में है, जो ग्राउंड से नीचे है, जो अंडरग्राउंड पोर्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। और जो ग्राउंड से जितना भी ऊपर आ जाता है, चाहे उसमें आपकी स्टेम आ जाए, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर वगैरह कुछ भी आ जाए, वो सब कुछ पोर्शन किसके अंदर आता है, आपका शूट सिस्टम के अंदर आता है। तो आज के लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं वो किसके बारे में, रूट सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रूट्स के बारे में। तो इन्होंने लिखा है द रूट्स इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकोटिलीडन प्लांट्स। अभी यहाँ पे ये डिफरेंस बताएगा डाइकोटिलीडन के बीच में और मोनोकोटिलीडन के बीच में। तो यहाँ पे ये पहले डाइकोटिलीडन्स के बारे में बात कर रहा है। इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकोटिलीडन्स प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल leads to the formation of primary root which grow inside the soil. It bear lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, quaternary, etc. roots. तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली है। जो डाइकोटिलीडन्स प्लांट होते हैं, अब डाइकोटिलीडन्स कौन से होते हैं, वो जिनके पास सीड के अंदर 2 कोटिलीडन्स होते हैं, 2 कोटिलीडन्स होते हैं उसको बोलते हैं डाइकोटिलीडन्स। और कोटिलीडन्स क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं ओके सीड के अंदर। तो अगर वो 2 कोटिलीडन्स होता है वो डाइकोटिलीडन प्लांट होता है। तो डाइकोटिलीडन के प्लांट के अंदर जो है वो सीड के अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एक रेडिकल, एक प्लूम्यूल। जो रेडिकल होता है उससे रूट्स बनती है, जो रेडिकल पोर्शन होता है उससे क्या बनती है, रूट्स निकलती है। और जो आपका प्लूम्यूल होता है उससे क्या निकलता है, शूट सिस्टम निकलता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर जो सीड के पास में रेडिकल है और रेडिकल से सिंपल फॉर्मेशन हो रहा है प्राइमरी रूट का, ओके, फिर वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है और उसके बाद उसमें निकल रहे हैं अदर, आपके ऑर्डर के अंदर अदर रूट्स निकल रहे हैं, जैसे सेकेंडरी रूट्स निकल गया, टर्सरी निकल गया, क्वाटनरी या फिर एक्सेट्रा से निकल रहे हैं। तो वो जो रूट्स बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टेप रूट सिस्टम। उसको क्या बोलेंगे हम, टेप रूट सिस्टम। यही इन्होंने बोला है। देखिए, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टेप रूट सिस्टम। तो इस टाइप के जो रूट सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं टेप रूट। यानी आप सिंपल सा समझ लीजिए, रेडिकल से पहले एक रूट निकलती है, फिर उसके बाद जो है अलग अलग रूट्स निकल जाती है। मेन जो प्राइमरी रूट है वो तो चलती रहती है, बट उसके बाद सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटनरी ऐसे अलग अलग रूट्स जो है वो उससे निकलती रहती है। तो उस सिस्टम को बोलते हैं टेप रूट सिस्टम। ए शीन इन द मस्टर्ड प्लांट्स। जैसे कि हमें यहाँ पे एग्जांपल जो है वो डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया मस्टर्ड प्लांट्स का। मस्टर्ड प्लांट के अंदर हमें क्या देखने को मिल जाती है, टेप रूट सिस्टम देखने को मिल जाता है।
अब देख लेते हैं इसको अच्छे से। मोर्फोलॉजी लगभग एक प्लांट के अंदर जो जो स्ट्रक्चर हो सकते हैं वहाँ पे इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो ग्राउंड है और ग्राउंड के नीचे वाला जो पोर्शन है उसको बोला गया है रूट सिस्टम। ओके, ग्राउंड के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको बोला गया है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में यहाँ पर देखिए आपकी रूट्स आ जाती है, मेनली जो आती है वो क्या आ जाती है आपकी रूट्स आ जाती है। ओके, अब शूट सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्टेम आ जाती है, ये स्टेम होती है। फिर लीफ भी आ जाती है, फ्रूट भी आ जाता है, फ्लोवर भी आ जाता है। ये सब किस में आ जाते हैं आपके शूट सिस्टम में। अब जो ये आपकी स्टेम होती है, स्टेम के अंदर अलग अलग पोर्शन होते हैं। देखिए जहां पर आपकी ब्रांचेस निकलती है, ओके, उसको बोलते हैं नोड। तो नोड के ऊपर आपके ब्रांचेस निकलती है। दो ब्रांचेस के बीच का जो पोर्शन होता है, दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। ओके, और जहां से लीफ निकल रही है उसके बिल्कुल पास में होता है बड। उसके पास में क्या होता है, बड होता है। तो ये जो आपके सारा पोर्शन है वो किसके अंदर आ जाता है, शूट सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो किसके अंदर आ जाता है, रूट सिस्टम के अंदर आ जाता है। अब यहां पर इन्होंने टेप रूट के बारे में बताया। तो ये जो रूट चल रही है वो बिल्कुल मेन प्राइमरी रूट चल रही है। उसके बाद यहां से ये जो रूट आई है वो सेकेंडरी आई है। फिर इससे आपको अदर ब्रांचेस निकल रही है, वो कौन सी निकल रही है, टर्सरी निकल रही है। तो मेन जो प्राइमरी रूट है वो ऐसे जा रही है, बट उसके बाद में से सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से ऐसे टर्सरी। तो ये जो रूट सिस्टम होता है इसको बोलते हैं हम टेप रूट सिस्टम। और ये किसके अंदर देखने को मिलता है, डाइकोटिलीडन्स प्लांट्स के अंदर देखने को मिल जाता है। तो फिर मोनोकोटिलीडन्स में क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे लिखा है देखिए, इन मोनोकोटिलीडन्स प्लांट, जहां पे कोटिलीडन केवल वन होता है, मोनोकोटिलीडन्स प्लांट, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। तो प्राइमरी रूट जो होती है वो एक बार तो निकलती है, बट वो बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। उसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, वो रिप्लेस हो जाती है। एंड इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। यहाँ पे सेकेंडरी टर्सरी वगैरह कुछ नहीं होता है, पहले एक प्राइमरी रूट निकलती है, वो रिप्लेस हो जाती है, और फिर वहां पे बहुत सारी रूट्स जो है वो एक साथ निकल आती है। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। और ये जो स्टेम का बिल्कुल बेस होता है वहीं से सारी की सारी रूट्स जो है वो निकल जाती है। उस टाइप का जो रूट सिस्टम होता है उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। यहां से आपका नीट 2020 में क्वेश्चन यहीं से आया था। अभी हम डिस्कस करेंगे, बट ये इतना पोर्शन कंप्लीट करने के बाद में। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है वहाँ पे प्राइमरी रूट एक बार निकलती है, बट वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। फिर जो बहुत सारी रूट वहाँ पे ओरिजिनेट हो जाती है, और वो स्टेम बेस से जो वो ओरिजिनेट होती है उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम है वो मोनोकोटिलीडन के अंदर देखने को मिलता है। जो टेप रूट सिस्टम है वो डाइकोटिलीडन के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल भी दिया है फाइब्रस रूट सिस्टम का, एज शीन इन द व्हीट प्लांट। जो गेहूं का जो प्लांट होता है, व्हीट प्लांट जो होता है, वहां पर हमें फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिल जाता है। जो व्हीट प्लांट आता है वो मोनोकोटिलीडन्स के अंदर आता है। अब हम थर्ड रूट के बारे में बात कर लेते हैं, वो आपका एडवेंटियस रूट। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मोन्स्टेरा एंड द बनियान ट्री, रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। अब आपको ये समझ में आ गया, ये रेडिकल जो होता है वो सीड में होता है। तो सीड से जो रेडिकल होता है वहां पे रूट्स निकलती है। अगर वो सीड का जो रेडिकल पोर्शन होता है वहां से ना निकल के कहीं भी अदर पार्ट से रूट्स निकल रही है, ओके, जो सीड में स्टार्टिंग में जो रूट निकल रही है वहां को छोड़कर कहीं भी अदर पार्ट से अगर रूट्स निकल रही है तो उन रूट्स को हम बोलते हैं एडवेंटियस रूट्स। ये प्लूम्यूल और रेडिकल को आप पढ़ते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, क्लास 12 चैप्टर 2 के अंदर जो है वहां पर भी आप पढ़ते हो सीड के बारे में। वहां पे भी प्लूम्यूल रेडिकल वगैरह अच्छे से आते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर वो रेडिकल के ना निकल के कहीं अदर से अगर रूट निकल रही है तो उसको बोलते हैं एडवेंटियस रूट्स। यहाँ पे आगे हम देखेंगे द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम क्या होता है। जो फंक्शन है रूट्स का वो क्या होता है। यहाँ पे हमने 3 टाइप्स की रूट पढ़ी अभी तक, टेप रूट डाइकोटन के अंदर, फाइब्रस रूट मोनोकोटिलीडन्स के अंदर। एडवेंटियस रूट्स अलग अलग प्लांट्स के अंदर देखने को मिल सकती है, वो मोनोकोट भी हो सकता है, डाइकोट भी हो सकता है। बट मेन फंक्शन क्या है रूट्स का, मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट होता है कि जो सॉयल के अंदर वाटर या फिर मिनरल है उसको एब्जॉर्ब करना। ये हर बार मेन फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे रूट्स जो होते हैं इतना ज़्यादा वाटर वगैरह एब्जॉर्प्शन करने का काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, मिनरल्स वगैरह अब भी वो वाटर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा एक्वेटिक प्लांट है तो इतना नहीं होता है। फ्रॉम द सॉइल प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट्स। पहला तो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना।
सेकेंड है प्रोवाइड ए प्रॉपर एनकरेज, यानी उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो प्लांट्स होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ओके, फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। इसके अलावा जो आपकी रूट्स होती है ना, वो कुछ फूड मटेरियल को भी स्टोर करती है, ओके, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स देखेंगे तब। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ रहे कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं उनका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो उनका सिंथेसिस रूट्स के अंदर होता है। रूट्स के अंदर जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी आपके हॉर्मोन्स जो होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो चैप्टर आता है वहाँ पर हम पढ़ते भी हैं अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स के बारे में, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ओके, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन वगैरह के बारे में। तो वो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर उनका मेनली जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है, आपका रूट्स के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि सभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो यहाँ पर होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब हम ये डायग्राम देख लेते हैं, जो डायग्राम दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये एडवेंटियस रूट दिया गया, यहाँ पे ये देखिए स्टेम जो निकल रही है ना, उससे छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही है रूट्स की। तो यहाँ पे जो स्टेम है उससे रूट्स निकल रही है, तो वो कौन सी हो गई, एडवेंटियस रूट्स हो गई। क्यों, क्योंकि वो सीड के रेडिकल से नहीं निकल रही है। यहाँ पर ये वीट प्लांट दिया गया है, वीट में देखिए फाइबरस रूट सिस्टम दिया गया है, ऐसे बहुत सारे रूट्स, एक ही पोर्शन जो स्टेम ऑफ द बेस ऑफ द स्टेम से निकल रही है। और यहाँ पर ये लेटरल जो ये है आपकी मेन रूट्स है, और यहाँ पे ये लेटरल है, यानी यहाँ पे आपकी सेकेंडरी टर्सरी वगैरह रूट्स निकल रही है। तो ये जो है वो टेप रूट है, तो ये टेप रूट हो गया, ये फाइब्रस हो गया, और ये एडवेंटिस हो गया। डायग्राम दिए हुए हैं। तो अब देख लेते हैं नीट 2020 का क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। तो वो रूट्स जो कि स्टेम ऑफ द बेस से ओरिजिनेट होती है उनको क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिए गए फाइब्रस रूट, प्राइमरी रूट, प्रोप रूट या फिर लेटरल रूट। तो आपने अभी भी पढ़ा है कि वो मोनोकोटिलीडन्स के अंदर जो फाइब्रस रूट्स होती है उसको हम बोलते हैं, ओके। तो यहां से आपका ये आंसर आ जाना चाहिए। बहुत ही आसान जो क्वेश्चन था नीट 2020 का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रीजन ऑफ द रूट्स के बारे में। जो रूट सिस्टम होता है उसमें अलग अलग रीजन हमें देखने को मिलते हैं, उन्हीं की हम बात करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे लिखा द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट केप। अब आप इसको ऐसे समझिए, जो रूट है वो क्या कर रही है, यहाँ पर जो सोयल है उसके अंदर पेनिट्रेट करी है, अंदर जा रही है, सोयल के अंदर ऐसे जा रही है, हाँ ये ना। तो सोयल के अंदर अलग अलग टाइप के जो वो मटेरियल होंगे, मतलब कंकर पत्थर वगैरह भी होंगे जो सॉलिड होंगे। उन सॉलिड जो मटेरियल उनको पास करते हुए जो रूट अंदर जा रही है, अंदर पेनिट्रेट करी है। तो जो सोयल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है वो कौन करता है, आपका रूट केप करता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन, जहाँ पे सेल जो वो बहुत मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहे हैं। फिर आ जाता है आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ पे जो वो सेल इलोंगेट कर रहे हैं। और फिर जो आएगा वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन आएगा, जहाँ पे रूट एयर होंगे जो कि वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे जो रूट कवर होता है, अगर आपसे पूछे कि रूट को कवर कौन करता है, तो वो रूट केप करता है, ओके। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सोइल। तो जैसे जैसे रूट जो है वो सोइल के अंदर जा रही होती है, तो उसको प्रोटेक्शन करने का काम किसका है, रूट केप का है। A few millimeter above the root cap is the region of मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जो रूट केप होती है उससे कुछ मिलीमीटर अबाउ जो है वो एक रीजन देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट जो नेक्स्ट चैप्टर है वहां पर ये आएगा भी, जो प्लांट्स के अंदर अलग अलग टिश्यू होते हैं, ओके। कौन से प्राइमरी टिश्यू होते हैं, कौन से परमानेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिंपल होते हैं, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, जो बहुत जल्दी डिवाइड करते रहते हैं। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यानी जो सेल वॉल होती है उसके बाहर, क्योंकि ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के बाहर जो सेल वॉल वगैरह है वो बहुत ही थिन होती है। कौन से सेल्स में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर। और उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है यानी जो साइटोप्लाज्म होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल होता है वो बहुत ही डेंस होता है। दे डिवाइड रिपीटेडली, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है तो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे। द सेल्स प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, और फिर जो है यहाँ पे वो धीरे धीरे इलोंगेट करने लगेंगे। एंड द एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। तो आपसे ये पूछ ले कि कौन सा ऐसा रीजन है जो कि रूट की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो रीजन है रीजन ऑफ इलोंगेशन, ओके।
दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। वहां पर जो सेल्स होते हैं वो रैपिड इलोंगेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो रूट है उसकी ग्रोथ हो जाती है लेंथ के अंदर। ओके, तो लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो वो रीजन है रीजन ऑफ इलोंगेशन। ओके, द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, यानी जो उनका अलग अलग फंक्शन होता है उसके हिसाब से वो अलग अलग डिफरेंशिएट भी हो जाते हैं और मैच्योर भी हो जाते हैं। Hence, this zone proximal to region of elongation is called the region of maturation। तो धीरे धीरे जब वो सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं तो जो रीजन बनता है वो कौन सा बन जाता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन बन जाता है। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल, जो एपिडर्मल लेयर पे जो सेल्स होते हैं, फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। तो यहाँ पे जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है वहाँ पे जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो थ्रेड लाइक बहुत ही फाइन थिन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। उनको क्या बोला जाता है, रूट हेयर्स बोला जाता है। दीज रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और जो आपका वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन का जो मेनली फंक्शन होता है वो यही रूट हेयर्स परफॉर्म करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है रीजन ऑफ द रूट। सबसे पहले यहाँ पे जो रूट केप होती है ये देखिए आपको ऐसे दिखाई दे रही है, इससे थोड़ा सा ऊपर जो कुछ मिलीमीटर है वो आपको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला दिखाई दे जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन जो कि लेंथ बढ़ाने में मदद करते हैं। फिर आपको रीजन ऑफ मैच्योरेशन दिखाई दे जाएगा जहाँ पे सेल्स जो वो मैच्योर हो चुके हैं, डिफरेंशिएट हो चुके हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। और इसी के अंदर आपको कुछ एपिडर्मल सेल जो है वो बनाते हुए दिखाई दे जाएंगे फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको बोलते हैं रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर्स ही क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स वगैरह को। अब हम बात करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में। मॉडिफिकेशन यानी जो रूट्स होता है उसका मेनली पर्पज क्या है, मेन जो पर्पज है वो है कि उसका जो वाटर एंड मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करना। बट अगर इसके अलावा कुछ अदर फंक्शन अगर वो परफॉर्म करने लगे रूट्स तो उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन हो जाना, वहां पे मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे लिख रखा देखिए, roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform function other than the absorption and conduction of water and minerals। यानी यहाँ पर जो रूट्स है अगर वो वाटर एंड मिनरल्स का वर्क ना करके कुछ अदर वर्क करने लगे, अपना शेप स्ट्रक्चर वगैरह को चेंज करके, तो उसी को बोलते हैं मॉडिफिकेशन हो जाना। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स उसी को बोला जाता है। दे आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो ये तीन तरह से जो है वो अलग अलग वर्क फंक्शन कर सकती है। कौन सा, पहला तो स्पोर्ट प्रोवाइड करने में, जैसे स्पोर्ट का प्रोवाइड का मेन जो फंक्शन होता है वो स्टेम करता है। सूट सिस्टम के अंदर जो वो स्पोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, आपका स्टेम करता है। वैसे रूट जो है वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एनकरेज करती है, बट वो एक स्थान पर रखने के लिए। बट ऊपर जो पूरा सूट सिस्टम है उसको सपोर्ट कौन करता है, स्टेम करता है। तो यहाँ पे जो है वो रूट भी जो है कभी कभी सपोर्ट कर सकती है शूट सिस्टम को। इसके अलावा जो फूड का स्टोरेज का काम होता है वो किसका होता है, फ्रूट का होता है। जो फ्रूट होते हैं ना, फ्रूट क्या करते हैं, फूड वगैरह स्टोर करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। रेस्पिरेशन का वर्क किसका होता है, लीव्स का होता है। बट कई बार क्या होता है कि इनको भी रेस्पिरेशन करना पड़ सकता है, नहीं एक तरह से ये भी लीव्स का फंक्शन कर सकते हैं। तो ये भी जो वो स्टेम का, लीफ का, फ्रूट का फंक्शन कर सकते हैं कौन, रूट्स, अपना मॉडिफाइड होकर। सबसे पहले देख लेते हैं क्या मॉडिफाइड हो रहा है, क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो टेप रूट ऑफ द कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटियस रूट ऑफ द स्वीट पोटैटो गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो स्टोर फूड का काम है उसमें टेप रूट इंपॉर्टेंट है। टेप रूट, कैरेट और टर्निप जो होता है वहां पर जो टेप रूट होती है वो मॉडिफाइड होती है और फूड को स्टोर करती है। जो आपका स्वीट पोटैटो होता है वहां पे एडवेंटियस रूट्स होती है। अब आपको टेप रूट, फाइब्रस और एडवेंटियस में तो डिफरेंस पता ही होगा। तो यहाँ पे जो आपकी स्वीट पोटैटो होती है वहां पर जो रूट मॉडिफाई होती है वो कौन सी होती है, एडवेंटियस रूट मॉडिफाइड हो जाती है और वो क्या करती है, फूड को स्टोर करती है। यहाँ से आपका नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया है, स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफाइड। तो स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड क्या है, ऑप्शन दिए गए स्टेम, एडवेंटियस रूट, राइजोम या फिर टेप रूट। तो इसीलिए आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कैरेट और टर्निप के अंदर जो है वो टेप रूट होता है बट स्वीट पोटैटो के अंदर एडवेंटियस होता है। तो यहाँ पे स्वीट पोटैटो पूछा तो आंसर आएगा एडवेंटियस रूट्स। ओके, इसीलिए हम साथ में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है, हमें ये भी पता चलता रहे कि एक एक वर्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। कैन यू गिव सम मोर सच एग्जाम्पल, क्या आप कुछ ऐसे और एग्जाम्पल दे सकते हो? तो यहाँ पर देखिए इन्होंने फिर अपने आप ही दे दिए हैं एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे यहाँ पे टर्निप दिया है, कैरेट दिया है, स्वीट पोटैटो दिया है, इसके अलावा देखिए एस्पैरगस भी जो है वो क्या कर सकता है, स्टोरेज का फंक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो काम होते हैं चारों के, ये किसके होते हैं, स्टोरेज, यानी फूड को स्टोर करने का काम होता है मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स के अंदर। ओके, आगे देख लेते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट ए बनियान ट्री, जो एक बनियान ट्री होता है उस पे जो हैंगिंग स्ट्रक्चर होते हैं, आपने कभी सोचा है कि वो क्या होते हैं? तो दीज आर कॉल्ड प्रोप रूट्स, और इनको बोलते हैं हम प्रोप रूट्स बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिखाई भी दे जाएगा, ये देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर सपोर्ट बनियान ट्री। तो यहाँ पे ये जो मेन स्टेम तो ये है, बट यहाँ पर ये जो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ओके, ये जो स्ट्रक्चर आपको अलग अलग हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअल में रूट्स है, वो एक्चुअल में क्या है, रूट्स है, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है बनियान ट्री को। ओके, और इनको रूट्स को कौन सी रूट्स बोला जाता है? इनको बोला जाता है प्रोप रूट। इनको कौन सी रूट बोला जाता है? प्रोप रूट बोला जाता है। सिमिलरली द स्टेम ऑफ मेज एंड सुगरकेन have spotting roots coming out of the lower nodes of the stem। तो नोड और इंटरनोड की अभी हमने बात की थी। नोड वो पोर्शन होता है जहां से या तो लीफ लगती है या फिर ब्रांच लगती है। तो जो आपके कौन कौन से प्लांट हो गए, जो आपका मेज हो गया और जो सुगर केन हो गया, वहां पे जो स्टेम होती है उसकी जो लोअर नोड्स होती है, जो बिल्कुल ग्राउंड के पास होती है, वहां से क्या होता है, कुछ अदर स्पोर्टिंग रूट्स बाहर निकलती है, जो कि उस स्टेम को जो है वो क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको एक्चुअल इमेज भी दिखाई दे रही होगी, कुछ ऐसा यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो होती है इनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। इनको क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट बोला जाता है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रखना, दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट। तो बनियान ट्री जो था उसको बोला जाता है प्रोप रूट, और जो आपके सुगर केन या फिर मेज है वहां से जो निकलती है उनको बोला जाता है स्टिल्ट रूट। ओके, अब आगे देख लेते हैं। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोविंग इन स्वाम्पी एरियाज। तो जो आपके कुछ एक प्लांट होते हैं, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया राइजोफोरा का। राइजोफोरा जो होता है वो कहाँ पे ग्रो होता है? आपका स्वाम्पी एरियाज में हो सकता है, या फिर जो साल्टी एरियाज होता है ना, जहाँ पे सोल्ट वगैरह बहुत होता है, वहां पे ग्रो हो सकता है। मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। तो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारी रूट जो होती है वो ग्राउंड से बाहर निकल जाती है। किसमें मदद करती है वो? सच ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अप, सच रूट्स कॉल्ड न्यूमेटोफोर हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। और ये जो रूट्स बाहर निकलती है इनको बोलते हैं हम न्यूमेटोफोर्स, और ये रेस्पिरेशन में मदद करती है ना, गैसेस एक्सचेंज में मदद करती है। ओके, अब आपको यहाँ पे देखिए डायग्राम के अंदर दिखाया भी गया है, ये लिख रखा है इन्होंने, रेस्पिरेशन न्यूमेटोफोर इन राइजोफोरा। और यहाँ पे ये जो प्लांट दिखाया गया है, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन बाहर से ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? आपके राइजोफोरा है, और ये रूट्स है जो बाहर निकल के आई है वर्टिकली, वापिस ग्राउंड से बाहर ऊपर निकल चुकी है। ओके, और ये क्या कर रही है? रेस्पिरेशन के अंदर मदद कर रही है। ओके, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो लैब मैनुअल पढ़ रहे हैं, क्लास 12 की लैब मैनुअल। वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। शायद ही आप में से कोई बच्चा होगा जो लैब मैनुअल पढ़ता होगा। लैब मैनुअल कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता है, बट यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया, तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और लैब मैनुअल बुक वो भी एनसीईआरटी की ही बुक है। जैसे आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, वैसे आपकी लैब मैनुअल है। ये तीनों बुक किसकी है? एनसीईआरटी की तरफ से है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं और ये लिंक करते हैं इस चैप्टर से, तो हम यहाँ पे कुछ और ज्यादा डिटेल हमें समझ में आ जाएगी, इसलिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी वाटर प्लांट्स आर क्लासिफाइड। तो वहां पर उस एरिया में कितना वाटर है उसके हिसाब से प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जीरोफाइटिक, मीजोफाइट एंड हाइड्रोफाइट। 3 पार्ट्स कौन कौन से हो गए? जीरोफाइट, मीजोफाइट और हाइड्रोफाइट्स। जीरोफाइट क्या होते हैं? दीज आर द प्लांट्स ग्रोविंग इन एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन थ्रू आउट द ईयर। यानी वो एरिया जहां पर पूरे साल जो है वो वाटर ज्यादा नहीं होता है, ड्राई कंडीशन मैक्सिमम रहती है, तो वहां पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं जीरोफाइट। फॉर एग्जांपल प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट दैट इज सेमोफाइट। अगर डेजर्ट्स के अंदर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेमोफाइट। जैसे राजस्थान के एरिया उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि पूरे राजस्थान में आपको डेजर्ट्स ही देखने को मिले, कुछ एक एरिया जो है वहां पर आपको डेजर्ट्स ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं, तो वहां पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो सेमोफाइट्स कहलाते हैं। अगर रॉक वगैरह पे जो है वो ग्रो कर रहे हैं, जैसे राजस्थान के अंदर जो पहाड़ी इलाका है, ओके, जो अरावली हिल्स वगैरह जो है
वहां पर जो प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, जो रॉक के ऊपर ग्रो करें, उनको बोलते हैं लिथोफाइट्स। ये जो वर्ड आ रही है ना, यही इंपॉर्टेंट है। सेमोफाइट, लिथोफाइट, जीरोफाइट, मीजोफाइट, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये देखिए, वैसे तो जो हम पढ़ रहे हैं ना, जीरोफाइट, मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट, ये आपका क्लास 12th इकोलॉजी चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम के अंदर हम प्लांट सक्सेशन पढ़ते हैं, वहां से लिंक है, ये चीजें वहां पे भी आती है। बट क्योंकि यहाँ पे मॉर्फोलॉजी में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये जो सेमोफाइट, लिथोफाइट वगैरह लिखे हैं, ये लैब मैनुअल एनसीईआरटी की बुक में ही लिखे हैं। ओके। और एल्पाइन प्लांट्स ग्रोविंग अबाउ 4000 फीट एल्टीट्यूड, और कुछ एल्पाइन प्लांट्स जो हो सकते हैं वो 4000 एल्टीट्यूड पे भी ग्रो कर सकते हैं। ये सब में किस में आते हैं? जीरोफाइट में आते हैं। मीजोफाइट में क्या आते हैं? दीज आर द प्लांट्स ग्रोविंग इन सोइल विद ऑप्टिमम सोइल वाटर कंडीशनिंग प्रिवेलिंग द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। तो वहां पर जो ना ज्यादा वाटर है, ना ही ज्यादा जो है वो ड्राई कंडीशन है, जो मीडियम कंडीशन है, उसी को बोलते हैं मीजोफाइट। यानी वहां पे ऑप्टिमम कंडीशन है, अच्छी कंडीशन है वाटर की सॉइल के अंदर। थर्ड हम पढ़ लेते हैं हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब वाटर बहुत ज्यादा होगा। दीज आर द एक्वेटिक प्लांट्स ग्रोविंग इन फ्रेश टू मेराइन वाटर, यानी या तो फ्रेश वाटर में, मेराइन वाटर में, मेनली जो है वो यहाँ पर जो प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स, यानी एक्वेटिक प्लांट को। अब ये इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिख रखा है आपका, कौन सा पार्ट्स यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट के अंदर लिख रखा है, द प्लांट स्पेसिमेन फ्रॉम जीरिक हाइड्रिक हैबिटेट कंडीशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो अभी लिखे होंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, द स्पेसिमेन फ्रॉम जीरिक कंडीशन मे इंक्लूड ए फ्यू कैक्टाई, सकुलेंट्स, जिसमें आ जाते हैं आपके यूफोबिया, ब्रायोफाइलम और कैलेंचो। तो ये जो आते हैं वो किस में आते हैं? जीरिक कंडीशन में आते हैं। ये प्लांट्स याद रखना, जीरिक कंडीशन में कौन कौन से आते हैं? आपका कैक्टी हो सकता है, सकुलेंट जिसमें आपका यूफोबिया आ सकता है, ब्रायोफिलम आ सकता है, कैलेंचो आ सकता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साइकस आ सकता है आपका, साइकस लीव्स भी आ सकता है, पाइन नीडल्स भी आ सकता है, और ट्विग ऑफ अकेशिया भी आ सकता है, नेरियम भी आ सकता है, पारिकोन्सिया भी आ सकता है, और आपका कैसूरिया भी आ सकता है। ये जो सभी प्लांट्स आते हैं ये जीरिक कंडीशन में आ सकते हैं। इनमें से अगर आपको जीरिक कंडीशन का लेना है तो इनमें से कोई भी प्लांट्स ले सकते हो। नेक्स्ट अगर आपको एक्वेटिक प्लांट्स का लेना है, देखिए द एक्वेटिक प्लांट जैसे आपका सेल्विनिया, यूकोनिया, पिस्टिया, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, ओके, यूट्रिकुलेरिया और लिम्फोनीफिलिया, ये जो प्लांट्स आते हैं ये किस में आ जाते हैं? आपके एक्वेटिक प्लांट आ जाते हैं। आपका सेल्विनिया, इकोनिया, पिस्टिया, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, ये जो कुछ प्लांट्स आते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी पढ़ते हैं ज्यादातर यहाँ पे। सम रीड्स लाइक टीफा, रीड्स कैसे होते हैं? जैसे वो आपकी ग्रास वगैरह होती है ना, वो होती है, उनको बोलती है रीड्स। और रीड्स में क्या जाते हैं कि लाइफ टीफा आ जाता है आपका, फ्रेगमाइट्स आ जाता है आपका। एम्फीबियस प्लांट कौन से होते हैं? देखिए एम्फीबियस प्लांट्स भी बोला है। एम्फीबियस प्लांट्स जो होते हैं जो सबमर्ज्ड होते हैं, या तो वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, या तो पानी के ऊपर तैरते रहेंगे, या फिर सबमर्ज्ड होंगे, थोड़े से पानी के अंदर डूबे होंगे। तो एम्फीबियस प्लांट्स जो होते हैं वो मेनली जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आपकी फ्री फ्लोटिंग होती है, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, लाइक मेरिसीलिया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हेलोफाइट्स लाइक राइजोफोरा। ये जो सब कुछ पढ़ा ये इसके लिए पढ़ा है क्योंकि यहां से नीट 2017 और 18 दोनों बार क्वेश्चन है। हेलोफाइट्स कौन से होते हैं? जहां पे जो सोल्टी एरियाज में ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हेलोफाइट्स लाइक राइजोफोरा। तो राइजोफोरा के अंदर न्यूमेटोफोर्स हमने अभी एनसीईआरटी में पढ़ा है। ओके। इसके अलावा आपको ये अदर इन्होंने बता दिया कि आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होगी। प्लांट्स यहीं तक थे। ओके। तो ये सभी प्लांट्स आपके सेमोफाइट्स क्या होते हैं जो डेजर्ट्स में, लिथोफाइट्स क्या होते हैं, जीरी कंडीशन में कौन से हो सकते हैं, वाटर कंडीशन में कौन से हो सकते हैं, ओके, रीड्स आपके कौन से हो सकते हैं, हेलोफाइट्स आपके क्या होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने इस चीज को पढ़ा है। अब यहां से देखिए आपके आए हुए क्वेश्चन है नीट 2017 का क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन पूछा गया है plants which produce characteristic pneumatophores and show viviparity belongs to। सबसे पहले देखिए जो कि न्यूमेटोफोर्स होता है जिसके पास, और फिर इन्होंने कहा है विविपेरिटी भी शो करता है। ऑप्शन देख लीजिए, हेलोफाइट्स, सेमोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स और मीजोफाइट। तो अभी आपको ये चारों वर्ड समझ में आ चुके होंगे यहाँ पर ऑप्शन में जो दे रखा है। हेलोफाइट्स आपको समझ में आ चुका होगा, लाइक राइजोफोरा। सेमोफाइट समझ में आ चुका होगा आपको, जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं। हाइड्रोफाइट्स भी आपको समझ में आ चुका होगा, जो एक्वेटिक में। मीजोफाइट भी जो म्यूजिक कंडीशन में। तो इसीलिए मैंने वो चीजें आपको पढ़ाई है। अब यहाँ पे देखिए हेलोफाइट्स के अंदर तो आपको ये समझ में आएगा न्यूमेटोफोर्स होते हैं, राइजोफोरा हमने अभी पढ़ा है मॉर्फोलॉजी में, तो आंसर आ जाएगा। बट ये विविपेरिटी क्या है? विविपेरिटी आप समझिए, विविपेरिटी होता है जो फ्रूट होता है, ओके, जो फ्रूट आपका लगा हुआ है
वो उसी प्लांट के ऊपर ही ग्रो करने लग जाए, मतलब वो फ्रूट लगा उसमें जो सीड लगा है वो वहीं पे जो ग्रो करने लग जाए, मतलब वहीं पे रूट वगैरह जो है और शूट सिस्टम वो वहाँ पे ग्रो करने लग जाए। ओके, तो उसको हम बोलते हैं वीवी पेरिटी, मतलब प्लांट के ऊपर लगा लगा ही जो फ्रूट है उसमें से सीड जो वो ग्रो करने लग गया, जर्मिनेट करने लग गया, तो इसलिए उसको वीवी पेरिटी बोल देते हैं। तो ये कहाँ पे है आपको हेलोफाइट्स में। तो आपका आंसर आ चुका होगा। नेक्स्ट नीट 2018 का क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, न्यूमेटोफोर्स अकर्स इन, न्यूमेटोफोर किस में मिलते हैं? ऑप्शन दिया गया यहाँ पर भी वही, हेलोफाइट्स, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, फिर दिया गया सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, फिर दिया गया आपका कार्निवोरस प्लांट्स। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाना चाहिए हेलोफाइट्स लाइक राइजोफोरा, राइजोफोरा के पास होते हैं न्यूमेटोफोर्स, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट थी आपको पढ़ाने के लिए, इसीलिए हमने पढ़ा दी। तो ये क्वेश्चन आपके, एक और क्वेश्चन है नीट 2015 का, रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन, यानी कौन सी ऐसी रूट्स, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके अंदर रूट्स का बहुत ही कम रोल होता है, इनसिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही कम रोल है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। ऑप्शन दिया गया पी, ऑप्शन बी है वीट, फिर सनफ्लावर और पीस्टिया। तो यहां पर देखिए जो आपके पी है, वीट है, सनफ्लावर, ये तो सभी ग्राउंड के है, मीजिक कंडीशन में लगभग मिलते हैं, पर ईस्टिया आपको कहां पे मिलता है? हाइड्रोफाइट्स है, एक्वेटिक प्लांट है ये। तो एक्वेटिक प्लांट है, वहां पर जो है वो रूट्स वगैरह इतनी ज्यादा जो है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती, क्योंकि वो पूरा वाटर में ही ग्रो हो रहा है, तो इतना ज्यादा जो रोल है वो वहां पे रूट्स का नहीं रह जाता, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये भी यहीं से लिखता। तो लैब मैनुअल भी काफी इंपॉर्टेंट बुक निकली है आपकी, ये भी आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए, आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये सब कुछ आज के लेक्चर के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।